तो दोस्तों सब झमाझम। तो भाई आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गेम चेंजर की पूरी कहानी। गेम चेंजर फिल्म की शुरुआत में सीएम सत्या की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सीएम को हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं, तभी अचानक से एक ब्रिज कोलैप्स हो जाता है और चारों तरफ जाम लग जाता है। कुछ लोग उस दुर्घटना में घायल भी हो जाते हैं। तभी सीएम को हाथों से उठाकर ले जाया जाता है। लोगों की नज़र सीएम पर पड़ती है और लोग उसे खरी खोटी सुनाते हैं। लोग कहते हैं कि अगर ईमानदारी से काम किया होता तो आज ऐसा नहीं होता। इसके बाद सीएम को डायरेक्टली आईसीयू में दिखाया जाता है, जहां पर उसके 2 सौतेले बेटे होते हैं जो उसका मरने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि अगला सीएम वो बन सके। लेकिन यहाँ पर सीएम मरता नहीं, बच जाता है और उन दोनों बेटों के अरमानों पर पानी फिर जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ गुंडों के माध्यम से ट्रेन को रोक लिया जाता है और फिर मास एंट्री होती है अन्ना के स्टाइल में रामचरण की, जो कि इस वक्त आईएएस ऑफिसर हैं। और फिर साउथ का क्लासिकल फाइट सीक्वेंस हमें यहाँ पर नजर आता है, जिसमें रामचरण गुंडों की हड्डियां तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ ग्रेविटी का रूल भी तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद सभी गुंडों को रेलवे ट्रैक से बांध दिया जाता है और गुंडों के बॉस को वीडियो कॉल की जाती है, जिसमें रामचरण बोलते हैं कि 1.5 घंटे बाद ट्रेन आने वाली है, तू जल्दी आकर अपने अंटर पंटर को बचा ले। गुंडों का बॉस यहाँ पर घबरा जाता है और हेलीकॉप्टर से फटाक से आ जाता है। राम गुंडों के बॉस को ट्रेन का टिकट देकर हेलीकॉप्टर ले जाता है और ट्रेन यहाँ पर सामने से आ रही होती है, लेकिन उनका बॉस रस्सियां नहीं काट पाता। तभी राम हेलीकॉप्टर से लटकते हुए तलवार से सारी रस्सियां काट देते हैं और सारे गुंडे बच जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि रामचरण उनके घर पर पहुंच चुके हैं, जहां पर फैमिली ड्रामा चल रहा है। माँ और बहन फोर्स कर रही हैं राम को शादी करने के लिए, बट राम यहाँ पर शादी नहीं करना चाहता। वह बोलता है माँ से कि पहले छोटे भाई की शादी करा दीजिए। अगले सीन में सीएम सत्यमूर्ति ने सभी नेताओं की एक बैठक रखी है। अपनी मौत को करीब से देखने के बाद अब सीएम सत्यमूर्ति की इंसानियत जाग जाती है और सीएम अपने पार्टी के सभी नेताओं को अच्छे से ईमानदारी से काम करने का ऑर्डर देता है। बट उसके दोनों बेटे लालची और घूसखोर नेता हैं, जो अपने सौतेले बाप पर गुस्सा हो जाते हैं और उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि वो सीएम बन सके। बट सीएम सत्यमूर्ति अपनी पार्टियों के सभी नेताओं को बोलते हैं, अगर तुम ईमानदारी से काम नहीं करोगे तो तुम्हारी निजी जिंदगी में खराब कर दूंगा। अगले सीन में एंट्री होती है एक्टर सुनील की। रास्ते में अपनी साइड प्रोफाइल बनाते हुए चलते हुए एक लड़की की सुनील पर नजर पड़ती है कि ये आदमी मुझे घूर रहा है और वो लड़की सुनील को थप्पड़ मार देती है। सीन क्रिएट हो जाता है रोड पर, बट सुनील बोलते हैं कि मुझे एक बीमारी है, जब मैं पैदा हुआ था तो टेढ़ा ही पैदा हुआ था, इसलिए मेरी टेढ़ी प्रोफाइल बन चुकी है। यह एक इमोशनल कॉमेडी सीन होता है। अगले सीन में कलेक्टर राम अपने ऑफिस में एंट्री करते हुए और सारे ऑफिसर्स उनका स्वागत करते हुए कलेक्टर राम एक मीटिंग करते हैं। राम सभी ऑफिसर से बोलते हैं कि शहर में जो भी ऑफिसर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं उनकी लिस्ट कल मेरे टेबल पर होनी चाहिए। इसके बाद छानबीन शुरू हो जाती है। रामचरण पहले चावल वाली गोडाउन में जाते हैं, जहां पर सस्ती चावल को पॉलिश करके मार्केट में ओरिजिनल रेट पर बेचा जा रहा था। इसके बाद उसके मालिक का लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है और साथ ही में परमिट देने वाले को भी फायर कर दिया जाता है। और फिर रामचरण का डायलॉग अनप्रेडिक्टेबल। केस यहाँ पर डिसमिस हो जाता है लाइक नायक मूवी। अब बढ़ते हैं दूसरे मुद्दे पर, जहाँ एक शॉपिंग मॉल में फायर ब्रिगेड अंदर न जाने के कारण उस मॉल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बाय चांस मॉल के अंदर कभी फ्यूचर में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड अंदर नहीं जा पाएगा, यह रीजन देते हुए उस मॉल को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बट यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि यह सीन बहुत ही फास्ट दिखाया गया है, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस चालू मॉल में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं, उन शॉप्स के अंदर बहुत सारा माल है, उन सबको इतनी जल्दी खाली नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर आ रही है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। फिर अगले सीन में गुंडे और बिजनेसमैन मिलकर बोलते हैं कि हम सुधर जाएंगे, आपका डेमो बहुत खतरनाक था और अब हम ईमानदारी से काम करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि राम के भाई की शादी हो रही है और राम अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा है और चिल करते वक्त उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है, जहां पर शुरुआत में राम एक बीड़ के धंधे को चौपट करता है क्योंकि उसका सप्लायर बीड़ को कॉलेज में सप्लाई करता था। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि राम एक नाम में कंफ्यूज हो जाता है और वे क्यारा के पिताजी की बहुत जम के पिटाई कर देता है। बाद में राम को रियलाइज होता है कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन तब तक राम जेल में होता है। फिर राम के दोस्त दीपिका को बताते हैं कि राम एक अच्छा आदमी है, अच्छे लोगों के लिए लड़ाई करता है, प्लीज उसकी बेल करा दो। और यह सब सुनकर दीपिका पिघल जाती है और उसकी बेल करा देती है। और फिर हमारे राम की कबीर सिंह वाली स्टोरी शुरू हो जाती है। राम कॉलेज में सबको मारता ही रहता है जो भी गलत काम करते हैं। यह सब देखकर दीपिका उससे निराश हो जाती है, बट राम दीपिका से बात करने की कोशिश करता है, बट दीपिका कहती है कि मुझे
एंग्री यंग मैन नहीं चाहिए तो प्लीज मुझसे दूर रहो। और राम सेंटी होकर बोलता है कि अब मैं किसी पर हाथ नहीं उठाऊंगा। तभी एंट्री होती है वेनेला किशोर की और यहाँ पर एक बेहतरीन सा फनी मूवमेंट बनता है जो कि बहुत ही मजेदार होता है। इसके बाद हमें अगला मीटअप दिखाया जाता है दीपिका और राम का, और यहाँ पर दीपिका राम को कूल रहना सिखाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राम को एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर रोक लेता है बिना किसी रीजन के और फाइन मार देता है। तो राम अपने गुस्से पर काबू करने के लिए रोड पर डांस करने लगता है। ट्रैफिक बढ़ जाता है और पुलिस भी कंफ्यूज हो जाती है। तभी एंट्री होती है दीपिका की और वह राम को बोलती है सबको जाने के लिए, और तभी राम का गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। अगले सीन में दीपिका और राम को हम कॉलेज में देखते हैं जहाँ पर बीट वाले लड़के भी होते हैं। वह लड़के राम को चढ़ाते हैं राम चमन बोलकर, बट राम यहाँ पर दीपिका के सामने उनको इग्नोर करता है। लेकिन जैसे ही दीपिका वहाँ से निकल जाती है अपने घर के लिए ऑटो में बैठकर, फिर राम उन लड़कों की जमकर धुलाई करता है। मतलब दीपिका के सामने कूल गाय बनकर रहना है और जब कोई कुछ बोले तो उसकी धुलाई करनी है जमकर। बट यहाँ पर दीपिका को पता चल जाता है और अब दीपिका राम को बोलती है कि अपने गुस्से को सही इस्तेमाल करो, तुम आईएएस बनो और लोगों की मदद करो, आईपीएस मत बनना वरना इनकाउंटर करोगे, और बने तो मैं भी तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी। यह सुनकर राम आईएएस की तैयारी करता है, लेकिन यहाँ पर राम के 6 मार्क कम आते हैं, इसलिए उसे आईपीएस का पद मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर दीपिका गायब हो चुकी है और इसी के साथ हम देखते हैं कि फ्लैशबैक भी यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है। इसके बाद राम रेड मारने के लिए अन्ना की रेत वाली फैक्ट्री में जाता है और वहाँ पर सुबह होने का इंतजार करता है, क्योंकि उस जगह पर रात में काम चल रहा होता है। रात में रेत की खुदाई की जा रही होती है। सुबह होते ही वर्कर्स जब अपने घर जाने के लिए ट्रक में बैठते हैं, तभी राम उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि वो रेत की खुदाई इलीगल तरीके से कर रहे थे। यह बात मिनिस्टर अन्ना को पता चल जाती है। तब मिनिस्टर अन्ना अपने आदमियों को छुड़वाने के लिए वकील और पुलिस को बुलवाता है, बट यहाँ पर गिरफ्तार किया है एक कलेक्टर ने। इस वजह से मिनिस्टर के आदमियों को छुड़ाना इतना आसान नहीं है। कम से कम 1 साल की सजा होगी या फिर 10 लाख रुपए हर आदमी पर फाइन भरना होगा। इसके बाद मिनिस्टर अन्ना अपने आदमियों को बोलता है कि 10 लाख रुपए देने से अच्छा है कि मैं नए आदमियों को काम पर रख लूं। लेकिन मिनिस्टर अन्ना को नया आदमी नहीं मिल रहा है जो उसके लिए काम करे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि राम को पता चल जाता है कि दीपिका कहाँ रहती है, इसलिए वह उससे मिलने उसके शहर में जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सीन होता है जो कि बहुत ही प्यारा होता है। बीच में है एक बॉर्डर, लेकिन पहले कौन मिलने जाए। लेकिन दीपिका को इस रूल के बारे में नहीं पता होता है कि एक कलेक्टर दूसरे कलेक्टर के जिले में बिना परमिशन के नहीं जा सकता। इसके बाद दीपिका को ये बात समझ में आ जाती है और वह राम को हक कर लेती है और यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सॉन्ग शुरू हो जाता है जो हमें रजनीकांत और ऐश्वर्या की याद दिलाता है रोबोट मूवी की तरह। अन्ना और राम के बीच आर्ग्यूमेंट होता है। अन्ना बोलता है कि मेरे लोगों को बाहर कर, मैं एक मिनिस्टर हूँ। राम बोलता है कि ये सब राइटिंग में दो, मैं तुम्हारे लोगों को बाहर कर दूंगा। और फिर हमें लेसन सिखाया जाता है कि एक कलेक्टर क्या क्या कर सकता है और एक मिनिस्टर बिना कलेक्टर के कुछ नहीं कर सकता। अगले ही सीन में हम मिनिस्टर के गुस्से को देखते हैं, जिसमें अन्ना अपने आदमियों को बोलता है कि कलेक्टर को मरवा दो। लेकिन मिनिस्टर अन्ना का आदमी बोलता है कि ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी अभी हम उससे मिलकर आ रहे हैं, हम फंस सकते हैं। फिर राम दीपिका से मिलने उसके ओल्ड एज हॉस्टल में जाता है परमिशन लेकर, जहाँ पर वो देखता है कि एक बूढ़ी माँ कुछ लिख रही है और वह काफी टाइम से पिटीशन भेज रही है सीएम को, लेकिन सीएम तक उसकी बात नहीं पहुंच रही है। लेकिन राम यहाँ पर उसके लेटर्स को पढ़ता है और वह सरप्राइज हो जाता है कि उसमें कितनी अच्छी लिखावट है। वह उस बूढ़ी माँ को बोलता है कि आपकी सुनवाई जरूर होगी, क्योंकि अगले ही दिन जन सुनवाई होती है जिसमें सीएम आया हुआ होता है और यह राम की देखरेख में होता है। इसलिए राम जन सुनवाई में उस बूढ़ी माँ को भी ले जाता है। जैसे ही जन सुनवाई शुरू होती है, बूढ़ी माँ डायरेक्टली सीएम को उसके नाम से बुलाती है। सत्या, मैंने तुझको कितनी पिटीशंस लिखी है, तू उनका जवाब कब देगा? वहाँ पर जितने भी लोग बैठे होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं। बट सीएम सत्या बोलता है कि इन्हें मंच पर लाया जाए। राम और दीपिका बूढ़ी माँ को लेकर मंच पर आ रहे होते हैं। तभी सीएम सत्या को अचानक से कुछ फ्लैशबैक नजर आता है और फ्लैशबैक के बाद सीएम सत्या उस बूढ़ी माँ के हाथ जोड़ने लगता है। फिर वह बूढ़ी माँ और दीपिका सीएम को बताती है कि दूध में यूरिया मिला हुआ है, जिसके कारण जो भी दूध पी रहे हैं उनकी मृत्यु हो रही है और कई तरह की बीमारियां हो रही है, नर्वस सिस्टम खराब हो रहा है, खासकर छोटे बच्चों पर यह जानलेवा साबित हो रहा है। तभी मिनिस्टर अन्ना आता है, बूढ़ी माँ और दीपिका को धक्का मार देता है और राम को गुस्सा आ जाता है और राम मिनिस्टर अन्ना को कस के एक चाटा मारता है। ड्रामा क्रिएट हो जाता है और इसी बीच सीएम सत्या मिनिस्टर अन्ना को बूढ़ी माँ से माफी मांगने के लिए भी बोलता है। मिनिस्टर अन्ना की यहाँ पर खिसक जाती है और वो माफी भी मांग लेता है।
अगले ही सीन में हम सीएम को जाते हुए देखते हैं जन सुनवाई से। जाते वक्त सीएम को एक फ्लैशबैक नजर आता है जिसके कारण सीएम आईसीयू में पहुंच जाता है। इसके बाद सीएम राम को सस्पेंड कर देता है और उसके बेटे अन्ना को भी मिनिस्टर के पद से हटा देता है। दूसरी ओर राम परेशान है कि मैंने जो करप्शन कम किया था वह फिर से बढ़ जाएगा अब। लेकिन दीपिका उसे समझाती है और साथ ही साथ वह इम्प्रेस्ड हो जाती है कि राम ने उसके लिए एक मिनिस्टर को चाटा मारा। और दोस्तों फिर कहानी में एक मोड़ आता है, मिनिस्टर अन्ना अपने ही बाप को मार देता है क्योंकि उसके बाप ने उसे पार्टी से भी हटा दिया था। अब बाप मर जाता है, बाप की लाश बीच में होती है, अगल बगल दोनों बेटे होते हैं जो सीएम पद के लिए लड़ रहे होते हैं। बाप से बेटों को कोई मतलब नहीं है, अब हमें सीएम की कुर्सी चाहिए बस। लेकिन बड़े बेटे को जैसे ही पता चलता है कि छोटे बेटे ने, उसके भाई ने ही उसके सौतेले पिता सीएम सत्या को मारा है, तो बड़ा बेटा घबरा जाता है और डर जाता है। इसलिए वह सीएम का पद त्याग देता है छोटे भाई के लिए और बोलता है कि अन्ना ही अब सीएम बनेगा। दूसरी ओर राम और दीपिका की शादी की तैयारियां चल रही होती है। मिनिस्टर अन्ना अब सीएम का पद लेने ही वाला है, तभी अचानक शहर में दंगे शुरू हो जाते हैं। मिनिस्टर अन्ना राम से थप्पड़ का बदला लेने के लिए पुलिस को उसे अरेस्ट करने के लिए उसके घर भेजता है और पुलिस वाले राम की शादी में से ही उसे उठा लाते हैं। लाते वक्त कुछ गुंडे पुलिस की गाड़ी पर हमला करते हैं जिसमें राम भी है और अब पुलिस वाले राम को हथकड़ी लगाकर उस गाड़ी से बांधकर चले जाते हैं। और यहाँ पर एक फाइट सीन्स होता है जो कि कमाल का होता है। लेकिन दोस्तों पासा पलट जाता है। लेट सीएम की एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें लेट सीएम बोलता है कि मैं अगला सीएम राम को चुनता हूँ। दूसरी ओर मिनिस्टर अन्ना को बहुत बुरा झटका लग जाता है क्योंकि वह अपने मरे हुए बाप के लिए अपने बालों को उतरवा रहा होता है जिस बाप को उसी ने ही मारा था, ताकि लोगों की सिंपैथी मिल सके। लेकिन सीएम सत्या की उस वीडियो से किए कराए पर पानी फिर जाता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मिनिस्टर अन्ना को गुस्सा आ जाता है और इस गुस्से के कारण उसका टकला भी कट जाता है और जैसा वीडियो में बोला गया था वैसा ही होता है। राम को लेने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा जाता है और फिर राम लेट सीएम सत्या को आग देता है। दोस्तों इस फिल्म को देखते वक्त मुझे नायक फिल्म की याद आ गई। इसी के साथ कहानी में आता है एक टर्निंग पॉइंट। अब कहानी कहीं और पहुंच जाती है फ्लैशबैक में, जिसमें राम के पापा को दिखाया जाता है। राम के पापा का रोल भी यहाँ पर राम ही कर रहे हैं और उनका नाम भी राम होता है, लेकिन सब उनको अन्ना बुलाते हैं। लेकिन अन्ना को यहाँ पर हकलाने की बीमारी है और अन्ना लोगों की भलाई के लिए आंदोलन करते हैं। एक कंपनी है जो गांव जाकर पहाड़ों को खोदकर लोहा निकालती है। अब अन्ना उस कंपनी को बंद करवाने के लिए एक आंदोलन करता है क्योंकि वे नहीं चाहता उस कंपनी के कारण गांव की जमीन और पानी दूषित हो। अब गांव के लोग अन्ना को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। अब अन्ना के आदमी अन्ना को बोलते हैं अब हमें चुनाव लड़ना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। और अब अन्ना पार्टी बनाने की शुरुआत कर देता है जिसमें उसका साथ उसकी पत्नी देती है। प्रेजेंट में जो वो बूढ़ी माँ है वही सीएम सत्या को पिटीशन लिखती थी। अब मजेदार ट्विस्ट है दोस्तों, दिल थामकर सुनना। अब अन्ना अपनी पार्टी के प्रचार के लिए प्रेस को बुलाता है। अब वह ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि वे हकलाते हैं इसलिए, और वहां से प्रेस चली जाती है। और फिर अन्ना बार बार प्रैक्टिस करता है भाषण देने के लिए, लेकिन वह उसमें कामयाब नहीं हो पाता। बट जो नेचुरल है उसे हम नहीं बदल सकते, इसलिए अन्ना डिसाइड करता है कि हम एक स्पीकर रख लेते हैं जो हमारे विचारों को लोगों तक पहुंचाएगा। फिर एंट्री होती सत्या की जो प्रेजेंट में मर चुका है, और सत्या अच्छा भाषण देता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, इसलिए अन्ना सीएम के पद के लिए सत्या को ही चुनता है। और दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव के लिए प्रचार करना बहुत जरूरी होता है और प्रचार में पैसा खर्च होता है। और वहीं दूसरी ओर अन्ना का मानना था कि बिना पैसों के हम पार्टी बनाएंगे जिसमें किसी भी प्रकार का कोई करप्शन नहीं होगा। बट बिना पैसों के सरकार नहीं बनती, इसलिए लोहा वाली कंपनी इन्हें फंड देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अन्ना इसके खिलाफ होता है क्योंकि इस कंपनी को अन्ना ने ही बंद करवाया था। लेकिन सत्या के मन में लालच आ जाता है और वह चुनाव के लिए पैसा ले लेता है लोहा वाली कंपनी से। अब अन्ना अपने आदमी को प्रेस बुलाने के लिए कहता है और यह बात सत्या को पता चल जाती है। सत्या मूर्ति और मुकुल अन्ना को मारने के लिए कुछ आदमियों को भेजते हैं। अन्ना उनसे लड़ने के लिए अपनी पत्नी बच्चों को छुपा देता है और उनसे लड़ने चला जाता है। अन्ना सभी आदमियों को मार देता है और अपने फैमिली को ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलते, इसलिए वह थाने में टेलीफोन करता है। बट हकलाने के कारण पुलिस को कुछ भी समझ में नहीं आता और फिर वह अपने आदमी को भी कॉल करता है, लेकिन हकलाने के कारण उसे भी अपनी पूरी बात नहीं बता पाता। लेकिन सत्या को यहाँ पर सब समझ में आ जाता है। सत्या और मुकुल दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं अन्ना को मारने के लिए। फिर सत्या मूर्ति और अन्ना का दोस्त मुकुल अन्ना के पास पहुंच जाते हैं उसे मारने के लिए, और फिर सत्या चुनाव जीतने के लालच में आकर अन्ना को मार देता है।
तभी अन्ना की पत्नी उसे देख लेती है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसके पास उसका बेटा होता है और वे नहीं चाहती कि उसके बेटे के ऊपर कोई खतरा आए। तभी सत्यमूर्ति के अंदर राजनीति का भूत सवार हो जाता है और वह मुकुल को भी मार डालता है और इसके बाद सत्यमूर्ति सीएम बन जाता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर राम को पता चलता है कि मैंने एक ऐसे इंसान को आग दी है, एक ऐसी इंसान की चिता को आग दी है जिसने मेरे बाप को मारा है। और फिर राम अपनी माँ से मिलने भी जाता है जहाँ पर उसकी माँ राम को उसके पापा की तरह बनाना चाहती है। और फिर यहाँ पर पार्टी की एक बैठक होती है जिसमें राम को सीएम की शपथ लेने के लिए बुलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर बीच में मिनिस्टर अन्ना आता है और बोलता है कि पहले इसे आईएएस के पद से इस्तीफा देना होगा तभी तो ये सीएम बनेगा। और आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है। इसके बाद राम फैसला करता है कि मुझे आईएएस के पद पर ही रहना है, सीएम मिनिस्टर अन्ना को ही बना दो। और तभी मिनिस्टर अन्ना गिरगिट की तरह रंग बदल देता है और राम की कंप्लेंट वापस नहीं करता। इसके बाद राम सभी आईएएस ऑफिसर को फैक्स करता है कि इस बार का चुनाव मेरी देखरेख में होगा और चुनाव आयोग इस बार मुझे संभालना है। एक तरफ मिनिस्टर अन्ना सीएम की कुर्सी पर बैठकर सारी कंपनियों से चंदा ले रहा है और वहीं दूसरी ओर राम पूरा गेम चेंज कर देता है और अब वह चुनाव आयोग बन जाता है और रूल समझाने के लिए मिनिस्टर अन्ना के पास जाता है और बोलता है इसके बाद राम सभी करप्ट ऑफिसर्स का ट्रांसफर करवा देता है ताकि चुनाव अच्छे से ईमानदारी से हो सके। और वह गांव-गांव जाकर लोगों को समझाता है कि अपना वोट कभी मत बेचना। लेकिन गांव वाले बोलते हैं कि 5 साल में एक बार हमारे हाथ में पैसा आता है जिससे हम अच्छे कपड़े और अच्छा खाना खा पाते हैं। इस मजबूरी को देखते हुए राम बोलता है कि इस बार आप 2000 नहीं 20,000 की मांग करना। और गांव वाले मान जाते हैं कि एक वोट पर अब हम 20,000 लेंगे। अब चुनाव जीतने के लिए मिनिस्टर पैसों से भरी गाड़ियों को गांव में पहुंचाता है, लेकिन राम पैसे से भरे ट्रक को जाने देता है गांव में ताकि लोगों को पैसा मिल सके। दूसरी ओर हमें पता है कि एक नेता की लिमिट होती है चुनाव में पैसा खर्च करने के लिए, इसलिए राम अन्ना के खर्चे पर लगाम कस देता है और फिर लास्ट वाला ट्रक पैसों से भरा उसे भी सीज कर देता है। इसके बाद मिनिस्टर अन्ना एक प्लान बनाता है और एक वोटिंग पोल में ब्लास्ट कर देता है और राम को बोलता है कि मैंने और भी दूसरे पोलिंग बूथ में बॉम्ब रखे हैं, अगर तूने कुछ किया तो मेरे आदमी ब्लास्ट कर देंगे और फिर न जाने कितने लोगों की जान जाएगी, उन सभी जानों का जिम्मेदार तू होगा, समझा। इसी के बाद अगले सीन में वोटिंग शुरू हो जाती है। कुछ फर्जी वोटर्स फिर से आते हैं वोट डालने अपने निशान को मिटाकर, लेकिन राम उन्हें नहीं पकड़ता। इसके बाद मिनिस्टर और राम का फेस ऑफ होता है। मिनिस्टर अन्ना बोलता है मैंने तो तुझे डरा दिया, मैंने तो कहीं बॉम्ब रखा ही नहीं और अब देखना मैं पावर में आते ही तेरा क्या हाल करूंगा। और राम भी बोलता है कि तूने बॉम्ब नहीं लगाया तो क्या हुआ, मैंने तो बॉम्ब लगाया। अन्ना पूछता है कहां पर? राम बोलता है तेरे फर्जी वोटर्स की उंगली में। अगले सीन में हम देखते हैं कि उन सभी फर्जी वोटर्स की उंगलियों में सूजन आ चुकी है और राम यहाँ पर फिर से एक बार गेम चेंज कर देता है और फिर मिनिस्टर अन्ना एक चाल चलता है जिसमें राम मात खा जाता है। अन्ना चुनाव आयोग के ऑफिसर से बोलता है कि यह राम अपने पिता की बनाई हुई पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और एक चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर सकता। मिनिस्टर अन्ना प्रूफ भी दिखाता है राम के पापा और माँ का। राम बोलता है कि इस आदमी से मेरी शक्ल मिलती है तो ये क्या मेरा पापा हुआ? मेरे पापा ये नहीं है, मेरी माँ भी ये नहीं है, मेरे माँ बाप ये है मेरे डॉक्यूमेंट्स में। और फिर उस बूढ़ी माँ को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि ये क्या तुम्हारा बेटा है? माँ बोलती है हाँ यह मेरा बेटा है, लेकिन राम मना कर देता है। ये बोलता है कि ये औरत एक पागल है, ये किसी को भी कुछ भी बता देती है। इसके बाद मिनिस्टर अन्ना बोलता है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। सीन चेंज होता है, राम अपनी माँ से माफी मांगने के लिए उसके पास जाता है। राम बोलता है कि माँ अगर मैं सच बोलता तो इलेक्शंस को फिर से कराना पड़ता और इस बार अन्ना जीत जाता और करप्शन फिर से बढ़ जाता। इसके बाद माँ गवर्नमेंट के ऑफिस से गायब हो जाती है और वह एसिड से भरे टैंक में कूद जाती है और अपनी जान दे देती है ताकि डीएनए मैच करने के लिए कुछ भी ना मिले। और फिर यहाँ पर एक इमोशनल सीन चलता है जिसमें राम अपने आप को कोसता है और माँ के साथ बिताए हुए पल को याद कर कर रो रहा होता है। फिर यहाँ पर सीन चेंज होता है, अब वोटिंग की काउंटिंग शुरू हो जाती है। बट मिनिस्टर अन्ना काउंटिंग में गड़बड़ी के लिए फुल प्लान बनाता है। वोटिंग मशीन जहां पर रखी है उस ऑफिस में अपने लोगों को भेज देता है, लेकिन राम अपना स्मार्ट दिमाग लगाकर ड्रोन की सहायता से वोटिंग मशीन को काउंटिंग ऑफिस तक पहुंचा देता है। इसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाती है। अन्ना अपने गुंडों को भेजता है काउंटिंग ऑफिस में। अब यहाँ पर फिर से गेम चेंज होता है।
फिल्म की शुरुआत में जो गुंडे थे जिनकी जान राम ने बचाई थी, वही सारे गुंडे अब राम का साथ देने लग जाते हैं और अपने साथ जेसीबी लेकर आते हैं और उन जेसीबी की सहायता से गुंडों को उठा उठाकर फेंकते हैं ताकि वे ऑफिस के अंदर ना जा सके और कचरे की तरह मरे हुए गुंडों को जेसीबी की सहायता से ट्रक में डाल दिया जाता है। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है मिनिस्टर अन्ना की। वह एक जेसीबी मशीन में जाता है और बोटिंग मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है, बट राम ऐसा नहीं होने देता। दोनों के बीच क्लाइमैक्स फाइट सीन्स होते हैं और यहाँ पर अन्ना अधमरा हो जाता है, उसका पूरी तरह से काम तमाम हो जाता है और राम अन्ना को मारने ही वाला होता है। तभी दीपिका राम को रोक लेती है और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। अब इस फिल्म को हम करते हैं रिव्यू। इस फिल्म को देखते वक्त आपको कुछ कुछ जगह पर लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि ये एक एडवांस लेवल की फिल्म है जो हर किसी को समझ में नहीं आएगी। IAS IPS कौन होते हैं, उनका क्या काम होता है, मिनिस्टर का क्या काम होता है, इसमें बहुत सारे लेसन हमें सिखाए जाते हैं। बाप को किसी और ने मारा और पाल कोई और रहा है। जिस फैमिली ने राम को पाला उस फैमिली के बारे में ज्यादा बताया भी नहीं जाता। जिसने बाप को मारा राम उसे ही अपने हाथों से आग दे रहा है उसकी चिता में। माँ का यहाँ पर कुछ भी अता पता नहीं कैसे क्या हुआ। माँ से पहली बार जब राम मिला तो माँ को ही नहीं पहचान पाया। ऐसा हो सकता है क्या? लास्ट में बोटिंग काउंटिंग के समय कोई सुरक्षा नहीं। इवन जो पुलिस वाले थे उनको भी राम घर भेज देता है। ओवरऑल नो लॉजिक। इसके अलावा फिल्म के अंदर आप जो भी गाने देखोगे उनके अंदर जो सेट डिजाइनिंग और जो डांस कोरियोग्राफी है और जो भी कॉस्ट्यूम्स वो यूज कर रहे हैं वो पूरी तरह से रोबोट की याद दिलाते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट नायक फिल्म को दोहराता है। बस यही था रिव्यू। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं दूसरी किसी एक्सप्लेन और रिव्यू वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर योरसेल्फ।